पॉकेट एफएम के आप सभी श्रोतागणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कहानियां मन की जीत की के पहले एपिसोड में। ये जो शो है ये कोई शो ना होते हुए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये शो के अंदर हम कुछ ऐसी भारतीय विभूतियों से आप सबको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमियां या जिंदगी की चुनौतियों को अपने लिए आगे बढ़ने के स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए यानी कि चढ़ने की सीढ़ियां बनाते हुए कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद आम आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल है। तो आइए सुनते हैं वैसे ही हमारी कहानी के नायक जो भारत में जन्म लिए थे और भारत में ही उन्होंने ये एक ऐसी सिद्धि हासिल की है जिसके बारे में हम जानने के लिए और प्रेरणा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी कहानी की शुरुआत, हमारी कहानी के नायक जो कि आंध्र प्रदेश के सीतापुरम जिले के मछलीपट्टनम शहर में जन्मे थे 7 जुलाई 1992 में, उनसे शुरू होती है। एक ऐसा बच्चा जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है जिस परिवार की महीने भर की आवक कुल मिला के कुछ 1600 रुपए हुआ करती थी। आम सी बात है सुनने में कि ठीक है, गरीब परिवार में जन्म लेना ऐसा तो कोई अभिशाप नहीं है, पर ये बच्चा जन्म से ही दृष्टिहीन था। अब एक ऐसा परिवार जो महीने भर अपना पेट बहुत कोशिश करते हुए भर रहा था, उनकी जिंदगी में एक ऐसा बच्चे का जन्म होना जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन है, उनके लिए एक अभिशाप से कम नहीं था। फिर भी परिवार ने तो ये भगवान का प्रसाद मान के जिंदगी को आराम से जीना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास के लोग और रिश्तेदारों को ये कुछ राज नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस परिवार को सलाह दी कि क्यों ना आप इस बच्चे को मार दें। बड़ा होके भी दृष्टिहीनता की वजह से आपको कुछ काम नहीं दे पाएगा या आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे बोझ को ढोने से अच्छा है अभी से आप उससे छुटकारा पा लें। परिवार या कोई भी परिवार कभी अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता, तो ये भी परिवार अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहते थे और साथ साथ एक आम बच्चे की तरह ही आम जिंदगी देना चाहते। इसी के लिए जब ये बच्चा स्कूल जाने की आयु में पहुंचा तो परिवार ने उसका दाखिला गांव की ही एक पास के स्कूल में करवा दिया। बच्चा स्कूल पैदल जाने लगा, 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल उसका परिवार उसे छोड़ने के लिए जाता था। लेकिन स्कूल में जाके क्या देखते थे कि बच्चे को हमेशा पिछली सीट में बिठाया जाता। वहां पे पढ़ रहा कोई भी बच्चा उसके साथ ना दोस्ती करना चाहता था, ना उससे बात करना चाहता था, और उल्टा उसका मजाक बना के उसको हमेशा ये बच्चे तंग करते रहते थे। इन सब से बाज होके, परेशान होके ये जो परिवार था उन्होंने ठाना कि अब इसे हम हैदराबाद छोड़ के आते हैं। हैदराबाद दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्कूल था, जो स्कूल में ये बच्चे का दाखिला करवा दिया गया। बच्चे ने स्कूल में जाके ही कुछ एक अलग से माहौल को पाया और उसकी जिंदगी कुछ बदल सी गई, क्योंकि वहां पे पढ़ रहा हर बच्चा जो उसके आसपास था वो सारे ही बच्चे नेत्रहीन थे। उस वजह से उन लोगों में दोस्ती बहुत जल्दी हो गई और बहुत एक सामान्य सी जिंदगी जीना ये बच्चे ने शुरू कर दिया। अब सबके आश्चर्य के बीच ये बच्चा हर क्लास में नेत्रहीन होने के बावजूद भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहा था। धीरे 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 बच्चे ने पढ़ाई शुरू रखी, आगे बढ़ता गया और आखिर में कर्नाटक के 10वीं क्लास में बोर्ड में इसने एग्जाम में अपियर किया, एग्जाम दी। सबका मुंह तो तब खुला का खुला रह गया जब 10वीं के एग्जाम्स के रिजल्ट बाहर आए। 10वीं की एग्जाम में एक नेत्रहीन बच्चे ने 90% मार्क्स के साथ एग्जाम को उत्तीर्ण कर लिया था। तो अब ये बच्चा ना होते हुए देश की एक सिद्ध हस्ती बन चुका था, जिस वजह से उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का ये बच्चे को मौका मिला। बच्चे ने इस मौके को, इस तक को बहुत अच्छे से समझते हुए
साझा किया कि उसे 12वीं में साइंस विषय लेके आगे बढ़ना है, पर कर्नाटक बोर्ड ने और स्कूल ने उनकी अर्जी थी उसे खारिज कर दी। बच्चे को बहुत बड़ा धक्का लगा। बच्चे को 12वीं में साइंस लेके ही आगे बढ़ना था, तो उसने वो स्कूल और कर्नाटक बोर्ड के अगेंस्ट में एक केस दाखिल किया। अपने टीचर्स की मदद से आगे बढ़ाई के लिए उनकी ये जो कानूनी लड़ाई थी वो कुल 6 महीनों तक चली, और ये 6 महीनों की कानूनी लड़ाई के साथ उनके पढ़ने के जज्बे और आगे बढ़ने की जो उनकी आकांक्षा थी, उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की और उन्हें 12वीं में साइंस लेने की इजाज़त मिल गई। बच्चे के लिए तो जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। बच्चे ने पढ़ाई में दिल से मन लगाया और पढ़ना शुरू किया। सबको तो ऐसा था, स्कूल को, बोर्ड को, कि भाई क्या कर लेगा ये बच्चा 12वीं में, चलो उसे दाखिला तो मिल गया है, पर क्या कर लेगा ये बच्चा, है ना। तो सबका ध्यान लगभग उस तरफ ले जाते हुए और सबकी मुंह में उंगलियां डालते हुए ये बच्चे ने 12वीं क्लास में 98% मार्क्स के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और अपने इस कार्य से स्कूल और कर्नाटक बोर्ड दोनों की जो सोच थी उसे एक मजाक बना के रख दिया। बट अभी भी बच्चे का ये जो सफर था वो इतना आसान नहीं होने वाला था आगे का। अब बच्चे ने सोचा कि जब मुझे इतने अच्छे मार्क्स आ ही गए, जैसे ही आम बच्चा सोचता है, तो मुझे आगे कुछ टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेके आगे पढ़ना है। पर बच्चे ने आईटी एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए जब फॉर्म्स भरने की शुरुआत की, तो उनकी जो एप्लीकेशन थी, उनकी जो अर्जी थी, उसे खारिज कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अमेरिका की कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से अप्लाई किया ताकि वो वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सके, और उनको जो वहाँ पे 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने पढ़ाई के लिए आमंत्रण दिया था, उसमें से MIT कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत की। अब इस बच्चे की उड़ान को रोकने वाला और कोई नहीं था। MIT में पढ़ने वाले वो पहले ऐसे नेत्रहीन छात्र बने जो भारत से वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे। अपने देश का इतना नाम ऊंचा करने के बाद भी उनकी जो सोच थी वो बहुत आगे की थी। वहाँ पे उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत ही अमेरिका की कई कॉरपोरेट कंपनियों ने उन्हें नौकरी ऑफर्स की। अब एक ऐसा बच्चा जो नेत्रहीन है, जिनका परिवार जैसे तैसे करके अपना पेट पाल रहा है, वैसे बच्चे को विदेश में नौकरी मिलना किसी जादुई चिराग से शायद कम नहीं था, है ना। फिर भी ये बच्चे ने सबको आश्चर्य में डालते हुए उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। पता नहीं बच्चे के मन में क्या चल रहा था। बच्चा जो था उसने ठान लिया था कि वो भारत वापस जाके अपने जैसे कमजोर लोगों की मदद करेगा, न कि एक आम जिंदगी जी के सिर्फ अपने लिए कुछ पैसे जमा करेगा, अच्छी सी जिंदगी जिएगा। उसने सोचा मुझ जैसे हर बच्चा जो अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ संघर्ष से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी में आसान बनाता हूँ। वही सोच के साथ ये बच्चा वापस भारत लौटा और अपना काम शुरू करने में जुट गया। उसकी जो सोच थी, उसका जो ड्रीम था, वो कुछ इस तरीके का था कि उसको एक कंज्यूमर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत करनी थी, जिसमें वो उस जैसे दिव्यांग लोगों को रोजगार दे सके और ये लोग अपनी जिंदगी आम तरीके से जी सके। अब फंडिंग तो उसके पास थी नहीं। 2012 में जब उसे वॉलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी थी, तो फंडिंग के लिए उसने बहुत हाथ फैलाए, बहुत सारी जगहों पे बात की, बट कहीं बात नहीं बन रही थी। जैसे तैसे करके उसकी ये जो कहानी थी, ये कहानी पहुंची रतन टाटा जी के पास, और रतन टाटा जी ने ये सोच के लिए, ये जज्बे के लिए बच्चे की कंपनी में 1.3 मिलियन के निवेश का घोषणा की और साथ साथ बच्चे का हौसला बढ़ाया। जैसे ही ये बच्चे ने सुना
बच्चे के स्वप्न को पर लग गए। बच्चे ने वहां पे दिल देकर काम करना शुरू किया और वॉलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से कंज्यूमर पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो कि पत्तियों के द्वारा इस्तेमाल करके पैकेजिंग आइटम्स बनाने का काम करती थी और जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए जानी जाती थी। बच्चे की लगन, बच्चे के जज्बे और बच्चे की जो आकांक्षाएं थी वो वास्तविकता में बदली और आज ये कंपनी के अंदर कम से कम 1500 लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें से लगभग 90% लोग दिव्यांग हैं और जो अपनी जिंदगी आम तरीके से जीने के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं हमारे कहानी के नायक और कोई नहीं, जिनका नाम है श्रीकांत बोलाजी, है ना। तो ये जो श्रीकांत बोलाजी है, उन्होंने जो ये कंपनी की शुरुआत 2012 में की थी, जो 20% मासिक के विकास दर से कहीं बिना रुके बस आगे ही बढ़ती जा रही है। 2017 में लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही ये कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अपने 7 यूनिट स्थापित कर चुकी थी। कंपनी का उस टाइम पे जब आंकड़ा निकाला गया, मार्केट वैल्यू निकाली गई, तो लगभग कुछ 413 करोड़ आंकी गई थी। अब एक दृष्टिहीन बच्चा, सोचिए आप, 413 करोड़ की कंपनी का मालिक होने के साथ साथ सभी दिव्यांग लोग जो देश में ऐसा सोच रहे थे कि हम किसी भी काम के नहीं है, उनके लिए रोजगार का माध्यम बन रहा था, है ना। ये बच्चे ने अपनी जिंदगी अपनी सोच से ये साबित कर दिखाया, श्रीकांत ने साबित कर दिखाया कि दृष्टिहीनता या दिव्यांगता सिर्फ मन की सोच में होती है, तो कभी भी आपकी जिंदगी में, आपके सफल होने के रास्ते में आपके रुकावट नहीं हो सकती। तो ऐसे ही इतनी बड़ी उपलब्धि पाने वाले हमारे जो ये कहानी के नायक श्रीकांत बोलाजी है, उनकी कुछ उपलब्धियों और उनके मिले पुरस्कारों के बारे में हम बात करते हैं। उनको सबसे पहला प्रतिष्ठित युवा सेवा पुरस्कार एनायत किया गया था। उसके बाद न्यू जर्सी के तेलुगु फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा यूथ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। 2015 में एनडीटीवी के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया। 2018 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा बिजनेस लाइन यंग चेंज मेकर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया और ऐसे कई पुरस्कारों से हमारे कहानी के नायक श्रीकांत बोलाजी सम्मानित किए जा चुके हैं। श्रीकांत बोलाजी ने अभी भी उनकी सफर को यहाँ पे कोई विराम नहीं दिया, यहाँ पे कुछ उनका पूर्ण विराम नहीं आया है। उनकी सोच को वास्तविकता में लाने के लिए 2016 में उन्होंने सर्ज इम्पैक्ट नाम से एक फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन का जो ध्येय था वो कुछ इस तरीके का था कि 2030 तक भारत में से ये फाउंडेशन गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को मिटाकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र की ओर लेके जाएगा, एक सशक्त राष्ट्र बनाएगा। दोस्तों सोचिए, श्रीकांत बोलाजी जो एक दृष्टिहीन बच्चे के रूप में जन्मे थे, उन्होंने अपने मन को जीतकर, मन में एक सोच बनाकर, न कि अपने लिए परंतु अपने जैसे कई सैकड़ों लोगों के लिए आम जिंदगी जीने की एक वजह के साथ साथ हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। और ये शायद हमारे भारत देश के लिए नहीं, पर इस दुनिया के हर ऐसे लोगों को ये प्रेरणा देता है जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए जिंदगी में कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कभी भी जिंदगी को राज नहीं होता, ना ही हमारी फैमिली को राज होता है। हम छोटी छोटी बातों में सुनते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, बच्चे ने अपनी जिंदगी को रोक दिया यहाँ पे। तो प्रभु का ये जो प्रसाद, इतनी अच्छी जो जिंदगी हम सब लोगों को मिली है, क्यों ना इस जिंदगी को
ये कहानी से प्रेरणा लेते हुए, श्रीकांत बोला जी से प्रेरणा लेते हुए हम हमारी जिंदगी में सफलता के शिखर को हासिल करें, हमारे मन को जीत कर हम सही में जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। तो आप सभी श्रोतागणों को ऐसी ही सफलता जो श्रीकांत बोला जी को मिली है, वही सफलता की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और आज ये पहला जो हमारा एपिसोड है उसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, यही हमारी ओर से आप सबके लिए प्रार्थना।